नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। डर्टी फिल्मों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये डर्टी शब्द खेलों में भी बड़ा चर्चित माना गया है। पिछले दिनों भारत देश में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा मामला चर्चा में रहा जिसके पीछे पूरे देश की साख जुड़ी हुई थी। मामला बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, जो लगातार विवादों में रहते हैं और इस बार मामला डर्टी गेम से जुड़ा है। इस देश के नामी गिरामी जो पहलवान हैं, जो ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं और जो तमाम सारे कॉमनवेल्थ गेम से लेकर तमाम जगहों पर भारत का नाम रोशन करते हैं, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ और उसके पदाधिकारियों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, इन पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर इन पदाधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, कौन नहीं जानता इनको। जब ये देश के लिए पदक जीतते हैं, लौटते हैं, प्रधानमंत्री इनका सम्मान करते हैं, देश की बेटियां, देश के युवा भारत का नाम और भारत का मस्तक जब विदेशों में ऊंचा करके आते हैं तो ये हमारे हीरो होते हैं, आइडियल होते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए कि वो सब हीरो आइडियल वो सड़क पर धरने पर बैठे हैं दिल्ली में इस ठंड के मौसम में। आरोप है कि कुश्ती संघ में जो व्यवस्था है, जिसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वहाँ पर लड़कियों का, पहलवानों का शोषण किया जाता है। ये जो आरोप है, इससे देश की पूरी सियासत गरमाई हुई है और ये बात फिर से एक बार चर्चा में आई है कि जो खेल संघ हैं, इनमें जो राजनीतिक लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, IAS IPS हैं, इनका दखल क्यों ना ख़त्म किया जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री के कई अनुरोध के बाद धरना खत्म कर दिया है। लेकिन अगर ब्रिजभूषण सिंह पर नज़र डालेंगे आप, तो वो कहा जाए कि अखाड़े के एक विवादित पहलवान की तरह है, जो कभी थप्पड़ मारने को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो कभी रामदेव पर आरोप लगाते हैं, जो कभी अपनी बीजेपी की सरकार पर ही हमला बोलते हैं। 1991 में ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार बलरामपुर से सांसद चुने गए थे और उसके बाद से वो लगातार MP बनते रहे। 2011 से वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, करीब 12 साल हो गए। और जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, जो उनकी बातें थी, उसको सुनने के बाद कोई आदमी अपनी बेटियों को महिला पहलवान खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना पसंद करेगा। दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी नाम है जो धरने पर बैठे हैं। इन्होंने ओलंपिक के में पदक जीते हैं, लेकिन 3 दिन तक इनका धरना चला, बातें होती रहीं। अभी फिलहाल एक कमेटी बनाई गई जो जांच करेगी, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, पैसे से भी, धन बल से भी और बाहुबल से भी। कहा जाता है कि देवी पाटन और अयोध्या मंडल में उनका बड़ा रसूख है, उनकी इच्छा के बिना कोई टेंडर हासिल नहीं कर सकता है। चलने के लिए उनके पास निजी हेलीकॉप्टर है और वो किसी के भी खिलाफ खुलकर बोल देते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस कोशिश में भी थे कि कुछ देश के पहलवान उनके समर्थन में आ जाएं और इस धरने का काउंटर पैदा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी आनंदेश्वर पांडे, उन्होंने जरूर ये मामला उठाया कि ब्रिजभूषण सिंह निर्दोष हैं और जो ये आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं ये गलत है। हालांकि आनंदेश्वर पांडे को उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग आसाराम खेलों का कहते हैं, वो खेलों के आसाराम हैं और उन पर कितने गंभीर आरोप लगे। जापान में महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप लगे, लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। हम उस दौर में हैं
जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े चेहरे हैं उन सब पर बेटियों के शोषण के आरोप हैं। तो ये कैसे बचाओ कैसे पढ़ाओ और ये नारे की जो हकीकत है और जो नारे के पीछे भाव है उसके अंतर कितना है ये आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भाई जिसके पास लक्ष्मी है ताकत है वो सबको हर तरह से नचाता है। वो खुद सांसद हैं, उनका रसूख है, उनका बेटा वो विधायक है बीजेपी से, लेकिन उनको जानने वाले जानते हैं कि वो इस नाव को छोड़कर दूसरी नाव पर कभी भी सवारी कर सकते हैं। उनके पास चुनाव जीतने की कला है। वो बीजेपी अगर टिकट न दे तब भी वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत कर आ सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। अब बात गांधी सरनेम वाले नेताओं की इस देश में। एक गांधी सरनेम का आदमी भाजपा में है, एक जो है वो कांग्रेस का युवराज है। युवराज ने भाजपा वाले से कहा कि तुम्हारी विचारधारा ऐसी है कि हम जिसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हमारे यहाँ तुम्हारे दरवाजे बंद हैं। अब क्या जो भाजपा वाले गांधी हैं वो क्या उनकी ओर जाना चाहते थे या जाने की कोई संभावना आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया? बात आज उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी पर राहुल गांधी का बयान बीजेपी की और कांग्रेस की और देश की सियासत में एक तरह से खलबली मचाए हुए हैं। राहुल गांधी ने विचारधारा का जो सवाल खड़ा किया है वो वरुण के रास्ते तो बंद करता है कांग्रेस के लिए, साथ ही ये दर्शाता है कि कहीं और भी न जाने पाए उनके लिए अवसर सीमित करता है। लेकिन बात खाली यहाँ वरुण गांधी तक नहीं है। वरुण गांधी के साथ उनकी मां मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से सांसद हैं। ये माना जा रहा है कि जो वरुण गांधी के अब तक बयान आते रहे बीजेपी में वो हजम नहीं हो रहे हैं, बीजेपी उनको अच्छा नहीं मान रही है, और जब लोकसभा का चुनाव 2024 में आएगा तो चौथी बार शायद बीजेपी उन्हें टिकट न दे। ऐसे में वरुण क्या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, उनके सामने क्या विकल्प होगा, इसको लेकर देश में कई बार चर्चा हुई और ये माना गया कि वरुण गांधी जो हैं वो प्रियंका गांधी से काफ़ी मेलजोल रखते हैं और उनके विचारों की काफ़ी समानता है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जो यात्रा पर निकले हुए हैं भारत जोड़ो की, उन्होंने वरुण गांधी पर बयान देकर ये साफ करने की कोशिश की कि वो एक हिंदूवादी नेता हैं, वो एक हिंदूवादी भावना और आरएसएस की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, लिहाजा उनसे हमारा विचार कभी नहीं मिल सकता। वरुण गांधी जब सियासत में आए और सांसद बने 2009 में, तो स्वाभाविक है उनकी छवि जो थी वो एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर थी। लेकिन जब पिछले 15 सालों की आप और मुड़कर देखेंगे तो बहुत पानी बह चुका है। अब वरुण और बीजेपी एक दूसरे के साथ सहज नहीं है। लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस में वापसी कर लेंगे, उनका पुराना घर है, परिवार का मामला है और प्रियंका गांधी से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन राहुल के इस बयान ने तमाम सारी संभावनाओं पर संशय पैदा किया। एक ऑप्शन और खुला है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है। वरुण गांधी अखिलेश यादव के प्रति भी नरम रहते हैं। अखिलेश अपने विरोधी नेताओं की भी बहुत आलोचना नहीं करते हैं। तो आने जाने और बातचीत की संभावनाएं हमेशा वहां बनी रहती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सीधे चुनाव न लड़ें, वो कोई बाया रास्ता हासिल करें जिसमें कोई पैक्ट हो जाए कि ममता बनर्जी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक सीट पे समर्थन दे दें, उससे वो वहाँ टिकट लेके चुनाव लड़ जाएं। ये सब तो सब ठीक है, लेकिन मसला वरुण के साथ साथ उनकी मां मेनका गांधी का भी मसला वहाँ फंसता है। अगर वरुण गांधी बीजेपी के अलावा किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी मेनका गांधी को चुनाव लड़ाएगी? और अगर मेनका गांधी बीजेपी से लड़ती है और वरुण दूसरे दल से लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण मौजूद है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उनकी बेटी वर्तमान में बीजेपी से सांसद है बदायूं से।
तो ये समाजवादी पार्टी के बाद ये देश की राजनीति में क्या कोई दूसरा उदाहरण होगा उत्तर प्रदेश में? देश में तो बहुत सारे हैं, तो ये भी तमाम सारे कयास हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वरुण गांधी को लेकर अब मामला धीरे धीरे कगार पर आ रहा है। कोई ना कोई निर्णय होगा, आर पार का निर्णय होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक ये चर्चा बहुत गर्म रहेगी और वरुण भी बेबाकी से बोलते जा रहे हैं। शायद उन्हें परवाह नहीं कि बीजेपी उन्हें अपने साथ रखेगी या नहीं, लेकिन वो मुद्दों पर डटकर बोलते हैं और मुद्दों को पकड़ के बोलते हैं। बहुत आज के ज़माने में ऐसे नेता नहीं हैं, वो चरित्र से भी उत्तम हैं, लेकिन सोच, ईमानदारी, चरित्र, इस सब के बावजूद सियासत में जो लोग समीकरण नहीं बिठा पाते, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। खैर देखिए, अभी आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठेगा इस पर सबकी निगाह है, लेकिन वरुण गांधी का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि सत्ता और विपक्ष, और सत्ता में रहकर भी विपक्ष की भूमिका निभाने वाले अब बिरले लोग बचे हैं, और ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। पावर सेंटर में अब बात एक ऐसे मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश से नहीं, ब्यूरोक्रेसी से नहीं, इसकी सीमाओं से बाहर देश और दुनिया की बात है दावोस में पिछले दिनों एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई। पूरी दुनिया से लोग वहां पर गए। वहां पर एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत की अमीरी और गरीबी के अंतर को दिखाया गया है। हम आज उस रिपोर्ट पर इस कार्यक्रम में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ पर हमको गरीबी और अमीरी के बीच ये जो असमानता है, ये खटकती है। मुझे ये बात हमेशा से प्रभावित करती रही कि इस जीवन में जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई शख्स इतना अधिक अमीर हो कि उसके पास रखने और संभालने का कोई समय ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, और कोई इतना गरीब हो कि उसके पास पहनने को तन पे कपड़ा ना हो, खाने को भोजन ना हो। इस असमानता के बीच भारत जैसे देश में जब दावोस में इस पर चर्चा हुई और ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था ने एक रिपोर्ट पेश की, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखा जाए। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि जो अमीर है वही सर्वाइव करेगा, अब वही जीवित रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो इंटर में एक डार्विनवाद का सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो तेज होगा, जो सब पर राज कर सकेगा, वो सर्वाइव करेगा। तो उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भारत के 1% अमीर अरबपति जो हैं, उनके पास पूरे देश की 40% धन संपदा है, सारी संपत्ति है। भारत की जितनी संपत्ति है उसका 40% सिर्फ 1% अमीरों के पास है, यानी कि 99% लोग 60% की संपत्ति पे जी रहे हैं। जो 50% जनता है, जो लोग मध्यम वर्ग हैं, जो लोग कुछ और अपने आप को थोड़ा रईस मानते हैं, उनके पास महज 3% संपत्ति है। 50% के पास महज 3%। उसमें कहा गया है कि कोविड के दौरान भारत में अमीर हुए, जबकि गरीबों के लिए 2 जून का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। सामान्य आदमी को अमीरों से ज़्यादा दर पर टैक्स चुकाना पड़ रहा है, और ये जो हमारे देश के गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, इन पर इसका सबसे ज़्यादा बोझ है। ये जो संस्था है, इसके सीईओ हैं अमिताभ बेहर। उन्होंने कहा है कि जो वंचित समुदाय है वो इस व्यवस्था में पिस रहा है। वो अपने जीवन की जो जरूरी चीज़ों हैं उनके लिए भी पैसा नहीं खर्च कर पाने की स्थिति में। महंगाई की मार इस समुदाय पर सबसे ज़्यादा है, उसी पर इसका बोझ है। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से हैं। ये कोई ख़राब बात नहीं है, हमारी उपलब्धि है। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों की संपत्ति काफ़ी बढ़ी, वो पूरी दुनिया में रिचेस्ट लोगों में है, वो भी हमारे एसेट हैं। हम उसकी आलोचना नहीं करते, हम खाली इस अंतर को दर्शाते हैं। हमें बताते हैं कि महामारी के दौरान
भारत के अरबपतियों ने जो उनकी संपत्ति थी वो 121% बढ़ी है। भारत में 2020 में 102 अरबपति थे रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि 2 साल बाद 2022 में 102 से उनकी संख्या बढ़कर अब 166 हो गई है अरबपतियों की संख्या। इन 166 अरबपतियों के पास आज की तारीख में इतनी संपत्ति है कि वो भारत के केंद्रीय बजट का 1.5 साल का यानी कि 18 महीने का पूरा खर्चा उठा सकते हैं, इतना पैसा इनके पास है। देश में गरीबी को खत्म करने के जो लक्ष्य है उसको एक झटका लगा है। क्योंकि कोरोना भी आ गया और पिछले 25 सालों में भारत में गरीबों की संख्या बढ़ी है। भारत में आज पुरुष जो 1 रुपया अर्जित करते हैं उनके मुकाबले महिलाएं मात्र 63 पैसा ही कमा पाती हैं। शहरों और गांवों के बीच भी जो असमानता है उसकी वजह से शहरों के मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्र की कमाई है वो आधी और 1/4 ही है। यानी अगर हम शहर में 1 रुपया कमाते हैं तो हमारे लिए गांव में हम अधिकतम 50 पैसे तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर लोग 25 पैसे तक ही सीमित हैं। भारत के इस पिछड़ेपन और असमानता पर यह रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है। साथ ही हमको ये संदेश भी देती है कि हमको अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों के असमान वितरण ने हमारी सारी व्यवस्था को तोड़ दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संसाधनों को बचाएं और अपनी जनसंख्या को कम करें। हम ऐसे देश में हैं जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए उतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। इस रिपोर्ट के बहाने हम इस बात पर भी फख्र कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे आपके जीवन में रोज़ चीज़ें दिखती हैं। गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं गरीबी और अमीरी के अंतर को। वो हमें अंदर से झकझोरता है, हमारा दिल मन कचोटता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने लोगों की मदद कर सकें। सरकार के भी संसाधन सीमित हैं। देश में और प्रदेश में जब कोई सरकार चलती है तो उसके पास गिनती की 4-5 बड़ी उपलब्धियां होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, पुलिस। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई भी सरकार की छवि बनती और बिगड़ती है। अब इसमें एक आज जो मामला है सड़क, जिससे सरकार की छवि बड़ी प्रभावित होती है, हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी का जो PWD महकमा है वो अपने भ्रष्टाचार के लिए लगातार बदनाम रहा और अब अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहा है, सड़क भी नहीं बना पा रहा है। इससे जनता के बीच भी वो बदनामी का कारण बन रहा है। जब सरकार बनी थी तो PWD महकमे में सबसे पहले तबादलों में भ्रष्टाचार का जो दाग लगा कि बहुत पैसा इकट्ठा किया गया, तबादलों में बड़ी बदनामी हुई। फिर उसके लिए समिति बनी, समिति गठित हुई, जिम्मेदार लोगों के नाम आए, लेकिन वो चीज़ें दबा दी गई। छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, उनको निलंबन हो गया। फिर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। गड्ढा मुक्ति का अभियान जब चला तो कैसे चला अब लोग जानते हैं, वो कई सारे बार अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अब हम आ गए हैं जनवरी में। फरवरी मार्च जो महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि बजट का यूटिलाइजेशन होना है। जब बजट खर्च नहीं होगा, सड़कें बनेंगी नहीं, तो स्वाभाविक है कि विभाग फिसड्डी हो जाएगा और सरकार की किरकिरी होगी, छवि खराब होगी, जनता नाराज होगी। दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जिम्मेदार हैं मंत्री जितिन प्रसाद और नरेंद्र भूषण जो प्रमुख सचिव हैं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था चौपट करके रख दी हुई है। नरेंद्र भूषण पर सबसे पहला आरोप उत्तर प्रदेश के PWD घोटाले में आया, लेकिन वो जिम्मेदारी से बच निकले और ब्यूरोक्रेट वैसे भी बच जाते हैं। इस सरकार में हमेशा ये आरोप लगा कि अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आया गड्ढा मुक्ति अभियान। जब गड्ढा मुक्ति अभियान मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी का चला तो प्रमुख सचिव साहब नरेंद्र भूषण जी छुट्टी पर चले गए 15 दिन। फिर वो थोड़े दिन रहे, फिर वो चले गए इन्वेस्टर समिट में शामिल होने, विदेश यात्रा पर चले गए। नरेंद्र भूषण जब विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने सरकार के एक आदेश की और अवहेलना की।
नियुक्ति विभाग द्वारा उनको अपना चार्ज प्रमुख सचिव आवास को सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने उस आदेश को नहीं माना और अपने सचिव अजय चौहान को चार्ज सौंपकर वो विदेश चले गए। अभी मुख्यमंत्री इधर मंडलवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधायक सांसद ये लोग आते हैं। हर मंडल से सड़कों के खराब हालत की शिकायत आ रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब फरवरी और मार्च बचा है 2 महीना मात्र, और पीडब्ल्यूडी के जो बजट के खर्च करने का प्रोग्रेस है वो बेहद कम है। 15, 16, 20% के आसपास होगा, पूरा बजट खर्च नहीं हुआ। सरकार पीडब्ल्यूडी को 20-20 हज़ार करोड़ रुपया साल में देती है कि खर्च करो, और 15% खर्च करेंगे आप, 20% खर्च करेंगे। और मज़ेदार बात ये भी आप जान लीजिए कि चल रहा है महीना क्रूशियल जनवरी का, बजट रिलीज होना है, और प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण एक बार फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं छुट्टी पर, कोयम्बटूर में ट्रेनिंग करने। उनकी छवि बताते हैं बड़े ईमानदार अफसरों में है, लेकिन नोएडा में उन पर एक बहुत बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा। सरकार की छवि से अफसरों को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। आप इस खबर से इस बात को समझ लीजिए। अफसरों की अपनी मौज मस्ती में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, ये बात साफ है। सरकारें ये दावा करती रही हैं कि हम सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, जिस गाल में कोई गड्ढा ना हो, एकदम चिकने हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने 104 सड़कों को गड्ढा मुक्ति के नाम पर पैसा खा लिया। उन पर कोई गड्ढा मुक्ति का अभियान नहीं चला, एक ढेला नहीं डाला। और आज बजट किस तरह से खर्च हो रहा है और किस तरह से अफसर मनमानी कर रहे हैं। तबादलों में करोड़ों रुपए की वसूली हुई थी, लेकिन उसमें नरेंद्र भूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जितिन प्रसाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक उनके ओएसडी पर जरूर कार्रवाई हुई। तो ये छोटी गर्दनों पर तलवार चलाकर वाहवाही लूटने वाले लोग जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर आज नहीं तो कल सख्त कदम लेना पड़ेगा। बहरहाल जो ये सब चीज़ें शासन सत्ता में गोलमोल चलता है, इस पर नदीम फर्रुख साहब ने एक बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं, उन्हीं के साथ हम आज आपको छोड़ जाएंगे। सुनिएगा कि हमें तो देखना ये है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्ज़ों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये वक्त दुनिया में ज़िंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम भी बेवकूफ़ कब तक, बनोगे होशियार तुम भी कब तक। नमस्कार।